नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन सभी को मेरा प्रणाम। संस्कार मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा में हिमा फाउंडेशन की ओर से मैं अनीता सुशील माहेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, अभय, जिज्ञासा, प्रकृति प्रेम, आत्मविश्वास, आशा एवं स्वच्छता की अपार सफलता के बाद 7वें मानवीय मूल्य संस्कृति की प्रथम कड़ी में आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का एवं सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सानुभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन भारतीय नैतिक मूल्यों को संपूर्ण राष्ट्र में ले जाने के लिए आरआर ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है। पिछले 5 वर्षों में देश के 20 राज्यों, लगभग 125 शहरों एवं हजारों शिक्षण संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हैं। हेमा फाउंडेशन के अंतर्गत हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आज आप सभी जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी वेब पोर्टल है और इस वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार ही सबके समक्ष नैतिक मूल्यों एवं शिक्षा का समग्र रूप प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में ही संपूर्ण देश में अपना स्थान स्थापित कर लिया है और आप सभी के अपेक्षित सहयोग से अब तक हमारे साथ 2,14,411 स्टूडेंट्स, 3,732 टीचर्स एवं 2,925 स्कूल्स जुड़कर हेम वर्च्यूज की गतिविधियों में सहभागी हो रहे हैं। इससे पहले कि संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आज के वेबिनार में जिन गणमान्य अतिथिगणों, शिक्षाविदों की उपस्थिति है, उन सभी के परिचय से आप सभी को हम परिचित करवाते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय डॉक्टर अरुण जी। आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद होने के साथ ही एक द्विभाषी ब्लॉगर एवं कवि हैं। सीबीएसई स्कूल में बतौर प्रिंसिपल एवं शिक्षक आपका 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव रहा है और आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं सर। वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू सो मच। हमारे आज के वेबिनार के विशिष्ट अतिथि महोदय, आदरणीय श्री शिशिर प्रसाद जी। 27 वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ एक उत्कृष्ट शिक्षाविद, उड़ीसा के बरगढ़ की विकास रेजिडेंशियल स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं सर। वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू वेरी मच। हमारे आज के वेबिनार की प्रमुख वक्ता, कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हमारे देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, कोच, टेडेक्स स्पीकर, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका, हेमा फाउंडेशन की सलाहकार निदेशिका, ट्रस्टी एवं हम सबकी फिलोसफर एंड गाइड, एक मार्गदर्शिका और मेरी परम मित्र डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी। नमस्कार। हम सभी के आधार स्तंभ, वट वृक्ष, जिनकी छाया में हम सभी प्रगतिशील हैं, हमारे बापूजी पद्मश्री आदरणीय श्री रामेश्वर लाल जी काबरा। हम सभी के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक, हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता, हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर, यंग एनर्जेटिक डॉक्टर नागपाल सिंह। नमस्कार जी, वेलकम यू ऑल इन हेमा फाउंडेशन, थैंक यू सो मच। जाने माने शिक्षाविद जिन्हें 40 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम और मेरी प्यारी अम्मा। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू।
समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सेवा उपक्रमों में सेवाएं देने में सदा अग्रणी एक हमारे देश की उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन IDF के CEO डॉक्टर नारायण AB अय्यर। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर नारायण। The psychology of our culture. थैंक यू सर। आदरणीय कविता यादव जी, आप प्रशिक्षण, परामर्श और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से कार्यरत हैं। आप जीना लिविंग पॉजिटिवली की संस्थापक हैं। आप एक प्रमाणित पेरेंटिंग कोच, कैरियर काउंसलर और परामर्श विशेषज्ञ हैं। आप मानसिक स्वास्थ्य, पेरेंटिंग, इमोशनल वेलबींग और रैशनल थिंकिंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं और आप एक लेखिका भी हैं। आपने पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड सेलिब्रेशन, द 3 C's ऑफ पेरेंटिंग, इस पर एक पुस्तक भी लिखी है। आपने लोकसभा टीवी, नवभारत टाइम्स, रेडियो सिटी, ETV भारत, इंडिया अहेड न्यूज के कार्यक्रमों में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लाइफ स्किल क्षेत्र में आपके अग्रणी कार्य के लिए आपको अमेरिका की चैरिटेबल शैक्षणिक संस्थान ग्लोबल प्रेजेंस द्वारा ग्लोबल प्रेजेंस एम्बेसडर फॉर गुरुग्राम के पद से भी सम्मानित किया गया है। वेलकम इन HF कविता दीदी, वेलकम। आदरणीय आशिता माथुर जी, आप एक क्लिनिकल मनोचिकित्सक हैं। आप मेंटस माइंड क्योर के निदेशिका हैं। आप एक प्रमाणित पेरेंटिंग विशेषज्ञ हैं, ट्रांजैक्शनल एनालिस्ट एंड कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपिस्ट हैं। आपको फीलिंग माइंड्स द्वारा हीलिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग में प्रमाणित किया गया है। आप मैक्स हेल्थ केयर में 10 वर्षों तक कार्यरत थी, जिसके पूर्व आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में बतौर रिसर्च स्पेशलिस्ट अपनी सेवाएं दे रही थी। आपकी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यवहार चिकित्सा, विश्राम चिकित्सा, कैंसर रोगियों के लिए सहायक देखभाल और परामर्श में आप विशेषज्ञ हैं। वेलकम इन HF आशिता मैम। आदरणीय कर्नल जसवंत सिंह जी, आप भारतीय सेना में 27 वर्षों तक अपनी अमूल्य सेवाएं देने के बाद मई 2018 में सेवानिवृत्त हुए हैं। मां भारती के लिए आपकी इस उत्कृष्ट सेवा समर्पण के लिए कृतज्ञता व्यक्त करे हुए हेमा फाउंडेशन आपके अदम्य साहस और पराक्रम को प्रणाम करता है सर। और आपकी उपस्थिति से ये मंच की शोभा भी हमारी बढ़ गई है। आपका एक शिक्षक, कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श विशेषज्ञ रहे हैं। आपको फीलिंग माइंड्स द्वारा कैरियर काउंसलिंग में भी प्रमाणित किया गया है। वेलकम इन HF सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय डॉक्टर गीता मोहन जी, आप इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। आप परामर्श, प्रशिक्षण और सामुदायिक कार्य में कार्यरत हैं। आप ICFAI के बिजनेस स्कूल की फैकल्टी हैं। आपको इंडियन सॉलिडेरिटी काउंसिल द्वारा भारत विद्या शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको दार्शनिक अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दर्शन शास्त्र विभाग मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया है। आप भारतीय दर्शन और कॉर्पोरेट प्रबंधन के एकीकरण पर आधारित मैनेजमेंट डायनामिक एंड इंडियन इतिहास पुस्तक की लेखिका हैं। आप समाज में व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने वाली पुस्तक ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की सहलेखिका भी हैं। वेलकम गीता मैम, वेलकम इन HF। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर रावी त्रिपाठी जी, आप उत्तर प्रदेश के सीतापुर की सुमित्रा मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आप एक शिक्षाविद हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप एक लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप IIM अहमदाबाद, IIT कानपुर और IIM कोझिकोड से प्रमाणित हैं। आप महिला सशक्तिकरण और ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड पीस की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आप स्पोर्ट्स एकेडमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं। आपको इंडियन सॉलिडेरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उत्कृष्ट शिक्षाविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेलकम मैम, वेलकम इन HF। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I'm honored. थैंक यू मैम। आदरणीय संगीता राउत जी, आप पुणे की ध्रुव ग्लोबल स्कूल की संस्थापक प्रिंसिपल हैं।
आप प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ स्कूल की पूर्व निदेशिका हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 28 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप बच्चों के समग्र और संपूर्ण विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। आप इफेक्टिव पेरेंटिंग और अनुभवात्मक अधिगम पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। माता पिता और स्कूल के बीच अच्छे तालमेल के महत्व के बारे में आपका दृढ़ विश्वास प्रभावी स्कूली शिक्षा की नींव है, जिसके परिणाम स्वरूप आप खुद को इस बंधन का पोषण करने के लिए समर्पित कर दिया है। वेलकम संगीता मैम। Thank you so much. आदरणीय राजेंद्र सिंह कुंपावत जी, आप जोधपुर की मन के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आपको जिला स्तरीय ओके ठीक है, अगर वो ज्वाइन होते हैं स्टिल मैं उनका कंटिन्यू करती हूँ। और आपको श्रेष्ठ शिक्षक के पुरस्कारों से कई वर्षों तक लगातार सम्मानित किया गया है और आपने राज्य स्तर पर साक्षरता और सतत शिक्षा कार्यक्रम में सहभागी भी रहे हैं। आदरणीय राजेंद्र सिंह कुंपावत जी। आदरणीय ज्ञानामोनी फ्रैंकलिन जी, आप बैंगलोर की गुडविल्स गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 24 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप चैरिटी कैंपेन में उत्साहपूर्व भाग लेती हैं। ब्लाइंडनेस के सेवा कार्यों में आपके अनुकरणीय योगदान के लिए आपको 2008-9 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्टता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आदरणीय दीपाली डोडस्कर जी, Dipali ma'am, can you switch on your camera? Please on your camera, Deepali ma'am. Yeah. आदरणीय दीपाली डोडस्कर जी, आप ठाणे महानगर पालिका विद्यालय क्रमांक 92 की मुख्य अध्यापिका हैं। आपने अपने विद्यार्थियों में संस्कार प्रदान करने के लिए 8 दिनों का उपक्रम आप आयोजित करती हैं। आप बच्चों को कठिन चीजें आसानी से समझ में आ जाए इसलिए नए नए आयाम आयोजित करती हैं, जैसे अंग्रेजी पक्की करने के लिए अंताक्षरी, पहाड़े ठीक से याद करने के लिए नाच गानों के साथ एक्शन। आप अपने स्कूल में बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्राणायाम और योग का प्रशिक्षण देती हैं। वेलकम इन एचएफ दीपाली मैम। आदरणीय रमाकांत गावन जी, आप ठाणे महानगर पालिका विद्यालय क्रमांक 72 के मुख्य अध्यापक हैं। आप 28 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऑन योर कैमरा रमाकांत जी, प्लीज ऑन योर कैमरा। सॉरी मैम। और आपने महानगर पालिका के कबड्डी के पंच के रूप में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। आपको उत्कृष्ट प्रशासक से सम्मानित भी किया गया है। वेलकम इन एचएफ रमाकांत जी। आदरणीय साजिद शेख जी, आप ठाणे महानगर पालिका की स्कूल क्रमांक 8 के प्रभारी मुख्याध्यापक हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में 10 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने एड्स अवेयरनेस और एंटी ड्रग की मुहिम चलाई है। इसके लिए आपको राबोड़ी पुलिस स्टेशन से सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा प्रशिक्षित स्कूल के विद्यार्थी राज्य स्तर पर उर्दू और हिंदी वक्तव्य स्पर्धा में नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। वेलकम सर, वेलकम इन एचएफ। आदरणीय डॉक्टर अवस्थी राजन जी, आप चेन्नई की श्री शांति आनंद विद्यालय की पूर्व प्रिंसिपल हैं। आप मद्रास विश्वविद्यालय के पूर्व वैज्ञानिक हैं। आपका रिसर्च का 10 वर्षों का अनुभव है। आप कई शोध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। आपको अपनी शोध के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। शिक्षा के प्रति आपके झुकाव और छात्रों की सेवा करने के आपके उद्देश्य को पूरा करने आपने शोध कार्य छोड़ दिया और एक शिक्षक के रूप में काम किया और फिर आपने प्रिंसिपल का पद संभाला। आप मूल्य आधारित शिक्षा और समग्र शिक्षा में विश्वास रखती हैं। आपने मद्रास विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक परियोजना शुरू की, जिसके अंतर्गत आपने एक गांव को गोद लिया, जहां छात्रों और ग्रामीणों ने विकास और सामाजिक परियोजनाओं की योजना और निष्पादन के लिए साथ में मिलकर काम किया। वेलकम इन एचएफ डॉक्टर अवस्थी। आदरणीय कल्पना डोगरा जी, आप मलाड कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी इंग्लिश स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 3 दशकों से यानी कि 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप ब्रिटिश काउंसिल द्वारा
ब्रिटिश काउंसिल स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आपको महापौर पुरस्कार और ब्रिटिश काउंसिल के ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने इंडोनेशिया में परसेप्शन ऑफ जेंडर इक्वालिटी पर पेपर भी प्रस्तुत किया है। वेलकम इन एचएफ मैम। आदरणीय सिस्टर लीरा पिंटो जी, आप बेंगलोर की सेंट एंथोनी प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आपको जनवरी 2020 में बेंगलोर साउथ डिस्ट्रिक्ट की श्रेष्ठ शिक्षिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के विकास में कार्यरत हैं। आदरणीय सिस्टर लीरा पिंटो जी, वेलकम इन एचएफ। आदरणीय धनराज वाघ जी, आप बोरीवली के गुराई की प्रगति विद्यालय के असिस्टेंट हेडमास्टर हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप अपनी स्कूल प्रगति विद्यालय में वास्तविकता में प्रगति लाने का कार्य किया है। आप बच्चों को जुटाने के लिए घर घर गए और उन्हें प्रगति स्कूल में दाखिला दिलाया। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। आदरणीय धनराज वाघ जी, वेलकम इन एचएफ सर। His camera on. आदरणीय शारदा चौधरी जी, आप ठाणे महानगर पालिका विद्यालय क्रमांक 95 काजूवाड़ी की टेक्निकल हेड हैं। आप एक लेखिका भी हैं। आपकी 4 पुस्तकें मराठी भाषा में प्रकाशित हुई है। आप कैंसर पीड़ितों के साथ संपर्क साधकर उन्हें प्रेरणा देने की भी सेवा करती हैं। आपने स्कूल में अनोखा बाजार, गणिती पाक, दफ्तर मुफ्त शनिवार जैसी योजनाओं को भी लागू किया है। आपको ठाणे महापौर आदर्श शिक्षक पुरस्कार और 2016 में और महाराष्ट्र शिक्षक पैनल की ओर से आदर्श शिक्षिका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वेलकम शारदा मैम, वेलकम इन एचएफ। आदरणीय भारती बाहिती जी, आप गीता परिवार की शेवगांव की अध्यक्षा हैं। आप गीत गायन, योग व प्राणायाम और श्रीमद् भगवत गीता का प्रशिक्षण देने में कार्यरत हैं। आप पिछले 12 वर्षों से गीता परिवार के साथ सामाजिक कल्याण और संस्कार संवर्धन के क्षेत्र में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रही हैं। आदरणीय भारती बाहिती जी, वेलकम इन एचएफ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हेमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर, हेम वर्चूज की एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड के क्रिएटर, आदरणीय श्री राजीव भार्गव जी। नमस्ते सबको, नमस्ते। हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में वेदों के गुणतम ज्ञान को सरलतम एवं वैज्ञानिक विधि से समझाने वाले वेदों के परम ज्ञानी वेदाचार्य, आदरणीय श्री बालकृष्ण दवे जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। हेमा फाउंडेशन गुजरात के अध्यक्ष एवं जाने माने वास्तु विशेषज्ञ, आदरणीय श्री वीरेंद्र भाई पांचाल जी। Sir, please on your camera, Viren sir. Please continue, ma'am. हेमा फाउंडेशन गुजरात के उपाध्यक्ष डॉक्टर एनजी शाह, सार्वजनिक हाई स्कूल बड़ोदरा के प्रिंसिपल, टेक्स्ट बुक राइटर फॉर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गुजरात, आदरणीय श्री तेजस जे त्रिवेदी जी। He's not logging. Continue. हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एम हेम वर्चूज में बच्चों को टेक्नोलॉजी से परिचित कराने वाली क्लोन फ्यूचरा की सीईओ विदुषी डागा। प्रणाम सभी का हमारे हेमा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एम हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में एक्टिविटीज के माध्यम से नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने वाली प्रिय हेतल देसाई। नमस्ते। हेमा फाउंडेशन महाराष्ट्र के सह सचिव, भारत विकास परिषद घाटकोपर के अध्यक्ष श्री धीरज सोनार। सभी का हेमा फाउंडेशन में स्वागत है। और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील माहेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, हेमा फाउंडेशन। तो ये थे हमारे आज के वेबिनार के गणमान्य अतिथिगण एवं सभी शिक्षाविद। और अब हम बात करते हैं आज के वेबिनार के विषय की। मानवीय मूल्यों को समर्पित संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा का हमारा आज का विषय है साइकोलॉजी विद इन आवर कल्चर। संस्कृति
संस्कृति यानी संस्कारों की आकृति। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्ट से बना है, जिसका अर्थ है जोतना या विकसित करना। और संस्कृत भाषा के शब्द संस्कृति का अर्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि है। संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। सच कहें तो किसी भी देश के लोग अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। संस्कृति की तुलना ऑस्ट्रेलिया के निकट समुद्र में पाए जाने वाली मूंगा एक जो रहता है मूंगे की भीमकाय चट्टानों से हम कर सकते हैं। मूंगे के असंख्य कीड़े अपने छोटे घर बनाकर समाप्त हो गए, फिर नए कीड़ों ने घर बनाया और उनका भी अंत हो गया। उसके बाद और नए कीड़ों ने घर बनाया और उनका भी अंत हो गया। इसके बाद अगली पीढ़ी आई और उसने भी वही किया, और यह क्रम हजारों वर्षों तक निरंतर चलता रहा। आज उन सब मूंगे के नन्हे नन्हे घरों ने परस्पर जुड़ते हुए विशाल चट्टानों का रूप धारण कर लिया। संस्कृति का भी इसी प्रकार धीरे धीरे निर्माण होता है और उसके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। मनुष्य विभिन्न स्थानों पर रहते हुए विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण, संस्थाओं, प्रथाओं, व्यवस्थाओं, धर्म, दर्शन, लिपि, भाषा तथा कलाओं का विकास करके अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करते हैं। आइए संस्कृति के मनोविज्ञान को हम विस्तृत रूप से समझते हैं आदरणीय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल से, और आप श्री को मैं आमंत्रित करती हूँ इस कविता के साथ कि भारतीय संस्कृति जीवन की विधि है, संस्कारों से पोषित बहुमूल्य निधि है। विश्व की पहली और महान संस्कृति, विविधता में एकता की अनुरक्त समीकृति, अमृत स्रोत तेजस्वनी, विकास चिर प्रवाहिता, संस्कारित और परिष्कृत विचारवाहिता। धन्य सुवासित भारतीय संस्कृति सुपुष्पी, ज्ञान भक्ति सद्कर्मों के प्रांगण में पनपी। समेटे सांस्कृतिक धार्मिक भाषा की विविधता, शिष्टाचार संवाद धार्मिक संस्कारों की परिशुद्धता। परिवारों, जातियों और धार्मिक समुदायों का सभ्याचार, विवाह, परंपराएं, रीति रिवाज, उत्सवों का मंगलाचार। इंसानियत, उदारता, एकता, धर्मनिरपेक्षता अपनाएंगे और समता, समन्वय, सदाचार से इसे हम अक्षुण्ण बनाएंगे। तो ये है हमारी संस्कृति। आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल को, साइकोलॉजी विद इन आवर कल्चर। नमस्कार अनीता जी, धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, आपने ऑलरेडी एक प्रिल्यूड दे दिया संस्कृति के बारे में, और आज हम संस्कृति के बारे में जो बात करने वाले हैं उसकी पहली कड़ी में आज हम हैं। ये जो टॉपिक है कल्चर, इसमें सबसे पहले जो सवाल हम सब लोगों के मन में उठता है वो ये है कि क्या संस्कृति की हमें जरूरत है? हम लोग एक मॉडर्न सोसाइटी में अब जी रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने परंपराओं को, ट्रेडिशंस को, रिचुअल्स को अब थोड़ा साइड में कर दें। वैसे हमें टाइम भी नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों को मानते फिरें, और संस्कृति और संस्कारों का क्या थोड़ा बहुत महत्व रह गया है, अब कोई ज़्यादा महत्व तो है नहीं। इस तरह की बातें मन में आती है। इन बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए मैंने साइकोलॉजी में, जो मेरा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, उसमें ज़रा झांकने की कोशिश की कि क्या वाकई में कल्चर का कोई रेलेवेंस है हमारी आज की लाइफ में। पहली बात, अगर है तो क्या उसका कोई बेनिफिट है,
और दूसरा हमारा अपना जो कल्चर है क्या उसमें कोई मनोविज्ञान निहित है? इन चीजों के बारे में आज विस्तार से चर्चा हम लोग आज के सत्र में करेंगे। इससे पहले मैं विदुषी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबके लिए कुछ प्रश्न पेश करें, प्रस्तुत करें, जिसके आप आंसर्स मुझे बताइए। पहला प्रश्न है, क्या कल्चर रिडंडेंट है? मतलब क्या अब उसका महत्व है या नहीं है? तो आप सभी के सामने एक स्क्रीन है, जल्दी से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए, यस या फिर नो। ओके, आई एम एंड पोलिंग। डॉक्टर चीनू, 64% ऑडियंस ने बोला है कि यस, कल्चर इज रिडंडेंट एंड 36% हैज सेड नो। Okay, so I'll keep this answer in mind and we will talk about it a little while later. I want Vidushi to please present the next poll. तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि वी आर ऑल बाउंड बाय आवर कल्चरल आइडेंटिटी, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? क्विकली, and just 3 seconds more. 2, 1, and I am end polling. And Dr. Chino, 97% of the audience has said that yes, we are bound by our cultural identity. Okay, so the earlier answer you all gave me कि culture अब अनिवार्य नहीं है या इच्छित भी नहीं है, वो redundant है। 64% लोगों ने बोला, पर साथ ही अब 97% लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हम चाहे वो रिडंडेंट हो या ना हो, तब भी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी से तो बाध्य हैं ही। वी आर बाउंड बाय आवर कल्चरल आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज विदुषी। Yeah, so the third question is, our cultural backgrounds make us more similar than different. Is it true or is it false? Okay, and I am end polling. And Dr. Chinu, 89% of the audience has said that it is true that the cultural backgrounds are making us more similar. They're making us more similar rather than different. Okay, thank you so much. Last poll, please. The last poll, that is, culture is an everyday part of human existence and experience. I would request you to quickly answer, is this statement true or false? And Dr. Chino, 99% of your audience has said that yes, culture is an everyday part of human existence and experience. Okay, so all of you agree that culture को हम कहीं अपने आप से निकाल कर बाहर नहीं ले जा सकते. Culture is very much there. It is a part of our everyday existence. बात सिर्फ ये है कि हम कौन सा कल्चर फॉलो कर रहे हैं. कल्चर को हमारी अनीता जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि संस्कारों की कड़ी है जो हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति हमें जोड़ रही है. हम उसके थ्रू हम डेवलप हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं. कल्चर को जरा से समझने के बाद मैं अपनी बात शुरू करूंगी. विदुषी, क्या हम पीपीटी शेयर कर सकते हैं? तो ये मैंने आपके सामने विचार प्रकट किया. अगर हम बात करते हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि इट इज नाउ ओल्ड फैशन एंड अनसाइंटिफिक, और हम कल्चर में विश्वास नहीं रखते, और हम तो मॉडर्न डे लिविंग में विश्वास रखते हैं. एंड some of you also have said that culture is now redundant. We don't need it in our modern society. But let us see what is exactly culture next. So
जब हम साइकोलॉजी की तरफ गए, फिलॉसफी की तरफ गए, तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, इनका नाम है डॉक्टर पॉल गिलबर्ट, जिन्होंने दुनिया को कंपैशन फोकस्ड थेरेपी नाम की एक थेरेपी दी, जो ऐसी थेरेपी है जो महायाना बुद्धिज्म के ऊपर बनाई गई है, वो उसका बेसिस है। और इसके ऊपर मैंने पिछले दिनों एक वर्कशॉप भी लिया था। वो ये कहते हैं कि पिछले कुछ 100 सालों से हम ये देख रहे हैं कि कल्चर हमारे जीवन से गायब हो गया। कल्चर सिंबल्स और रिचुअल्स के रूप में जो हमारे जीवन में हुआ करता था, इट इज नाउ डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर लाइव्स। और वो एलेन बॉटन, एक स्विस फिलोसोफर है, उनको कोट करके ये कहते हैं कि अगर हम आज के जीवन में देखें तो सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ रिस्ट्रेंट जैसी चीजों को रिप्लेस कर दिया गया है एक दूसरे ही कल्चर द्वारा। ये दूसरा कल्चर कौन सा है? ये दूसरा कल्चर है और अर्जित करना है, मुझे और ज्यादा चाहिए, हैव मोर कल्चर। सो हमारे आसपास चारों ओर कंज्यूमरिज्म का कल्चर आ गया और हमने ये कहा नहीं नहीं, मेरे पास तो BMW गाड़ी नहीं है, मुझे तो वो गाड़ी चाहिए, मेरे पास तो एक ही फ्लैट है, मुझे तो 4 फ्लैट चाहिए, मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास तो ये है। हैव मोर का कल्चर डेवलप होने लगा। उन्होंने कहा इसकी वजह से बहुत सारी मानसिक समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा तो मैं इतनी प्रभावित हुई कि हम लोग अपने कल्चर में शायद यही बात बार बार कहते आए हैं। और कल्चर एक्चुअली है क्या? तो कल्चर में मुझे 2 बातें समझ में आई। कल्चर इज समथिंग विच इज टॉट, मतलब जो हमें बताया गया, which has been told to us, which has been given to us, which has been handed over to us, जो हमारे बड़ों ने हमें दे दिया। और दूसरी बात है कल्चर इज ऑल अबाउट लर्निंग। हमने क्या सीखा, हमने अपनी पिछली जनरेशन से क्या सीखा और उसको हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। जरा से इसको देखते हैं कि कल्चर से हम एक्चुअली क्या क्या सीख रहे हैं और ये हमारी क्या फाउंडेशन है। विदुषी, क्या स्लाइड चलाएंगी एक बार दोबारा? तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में कल्चर के ऊपर साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा डिस्कशन और रिसर्च हो रहा है। और हमारे जितने भी साइकोमेट्रिक टेस्ट बन रहे हैं, जितनी भी थियरीज बनती हैं, उन सबकी कल्चरल वैलिडिटी भी आजकल टेस्ट की जा रही है कि क्या ये एक पर्टिकुलर कल्चर पे वैलिड है या अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस कल्चर्स वैलिड है। और पर्टिकुलरली पॉजिटिव साइकोलॉजी में, जैसे मैंने पॉल गिलबर्ट का नाम लिया, वैसे ही मार्टिन सेलिगमैन और जो पॉजिटिव साइकोलॉजी से जुड़े हुए साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कल्चर बेस्ड स्टडीज बहुत की और उनके सारे रिजल्ट्स अब हमारे सामने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम कल्चर को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमारे सामने कई सारे फैक्टर्स आते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये एक्चुअली, एक बार स्लाइड शेयरिंग बंद करिए। ये जो हमारे फैक्टर्स हैं ये क्या है? ये शेयर्ड फैक्टर्स, माने आज अनिता जी हमारी भीलवाड़ा में बैठी हुई हैं, एक शादी अटेंड करने गई हैं, पर इनका निवास मुंबई में है। मुंबई का एक कल्चर है और भीलवाड़ा का दूसरा कल्चर है। अनिता जी से अगर हम पूछेंगे कि अनिता जी आप कौन से कल्चर से बिलोंग करती हैं? मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, पर मैं आज जब आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आगरा में बैठी हुई हूँ। मेरा जो पैतृक घर है वो हरियाणा में है और मेरी जो शादी हुई वो हरियाणा में हुई। मेरे जो ससुराल वाले हैं वो राजस्थान के हैं। तो मैं किस कल्चर से बिलोंग करती हूँ? जब मैं विदेश में कहीं जाऊंगी तो मेरी क्या पहचान होगी? अगर मैं किसी भारतीय मूल के व्यक्ति से विदेश में मिलती हूँ तो सबसे पहली मेरी पहचान होगी, अच्छा यू आर एन इंडियन। और मेरे स्वभाव का अंदाजा
मेरे इंडियन होने से लगाया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक दो चीजें बताती हूँ जो इंडियंस के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं कि भाई देखो, ये इंडियन है, अब ये आपसे बातचीत करेंगे। अभी पहले आपका नाम पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हो, फिर पूछेंगे कि आपके घर में कौन कौन है, फिर पूछेंगे कि आपकी शादी हो गई कि नहीं, फिर पूछेंगे कि आपका बच्चा हुआ कि नहीं, फिर ये आप जब उनको आंसर देंगे कि बच्चा अभी नहीं हुआ, तो फिर ये आपको एक दो नुस्खे बताएंगे कि कैसे बच्चा हो सकता है, हम आपको उसकी सलाह देते हैं। तो अगर आपने बता दिया कि आप इंडियन हैं तो आपके स्वभाव का कुछ अंदाजा वो पहले ही लगा लेंगे। मैं शारदा यूनिवर्सिटी में कार्यरत थी डीन के रूप में, तो हमारे 2 बच्चे जो हैं उनका प्लेसमेंट हुआ। बहुत ही होनहार बच्चे, यूएस में वो पहुंच गए। तो वहां से कॉलेज में एक बार फोन आया कि उनको यूएस में अरेस्ट कर लिया गया है। तो हम लोग बड़े चिंतित हो गए कि अरे हमारे तो बच्चे बड़े अच्छे हैं, ये कैसे क्या कर लिया इन्होंने जो अरेस्ट हो गए। क्या किया था कि वो एक मॉल में गए, तो एक बच्चा जब अंदर गया मॉल में तो दूसरा पीछे रह गया। तो इस वाले ने हाथ लगा के सेंसर को रोक लिया। सेंसर से जो दरवाजा बंद होता है उसको हाथ लगा के रोक लिया। सोई अलार्म बज गया, पुलिस आ गई, दोनों को अरेस्ट कर लिया। जो कि हमारे यहाँ तो बहुत ही कॉमन चीज है। हम तो एक दूसरे के लिए भाई सदियों से चला आ रहा है। बस में चढ़ते थे तो बगल की सीट में रुमाल रख लेते थे कि भाई मेरा दोस्त आने वाला है। हम थिएटर में जाते हैं तो बगल की सीट पकड़ लेते। तो सेंसर रोकने में ऐसी क्या बात हो गई भाई, हमारी तो समझ में आई ही नहीं, इसके लिए हमें अरेस्ट कर लिया गया। तो संस्कृति का मतलब ये है कि हमारी शेयर्ड वैल्यूज क्या है, हम किस चीज से पहचाने जाते हैं। एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि इंडियन होने के नाते हमारे स्वभाव का अंदाजा लगाया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी अंदाजा लगाया जाएगा कि हम हेल्पफुल होंगे, हम कोऑपरेटिव होंगे, हम सौम्य होंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम इमोशनल होंगे, हमारा बिहेवियर एक पर्टिकुलर तरीके का होगा, तो हमारी अच्छाइयां भी उनके मन में आएगी। और फिर मैं बोलूंगी कि मैं महाराष्ट्र से हूं, तो फिर मेरे से पूछा जाएगा कि अच्छा महाराष्ट्र में आप कहाँ से हैं, आपको मराठी आती है क्या, तो मेरी लैंग्वेज का अंदाजा लगाया जाएगा। अगर अनीता जी विदेश में जाएंगी और बोलेंगी मैं राजस्थान से हूँ, भीलवाड़ा से आती हूँ, तो वो पूछेंगे इनसे कि अच्छा तो आपके यहाँ केर सांगर की सब्जी बनती होगी, तो इनके फूड का अंदाजा लगाया जाएगा। तो आपके यहाँ ऐसा पोशाक होता होगा, उसका अंदाजा लगाया जाएगा। तो देखिए हमारे केवल हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन से हमारे कल्चर का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग दैट वी शेयर विथ ईच अदर जस्ट बाय विथ रिगार्ड टू आवर ज्योग्राफिकल लोकेशन। और यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया में 20-20 कोस में कहते हैं पानी चेंज होता है और भाषा चेंज होती है, तो उसी के साथ हमारी संस्कृति भी चेंज होती है। तो हमारा तो बड़ा डाइवर्स और रिच कल्चर है। इसके साथ हमारा एक इतिहास भी है जो कॉमन है। अगर हम इंडियन हैं तो हम सबके ऊपर मुगलों ने राज किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने राज किया। अगर हम किसी पर्टिकुलर रीजन से आते हैं तो हमारी हिस्ट्री है, राजपूतों की एक हिस्ट्री है, क्षत्रियों की हिस्ट्री है, बनियों की हिस्ट्री है, सबकी एक एक इतिहास है उनके पीछे। तो वी ऑल्सो शेयर अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। And similarly, one of the main things that we share is a language. Language जो है वो एक डेवलप्ड सिंबल है कम्युनिकेशन का, जो पहले जेस्चर्स में हुआ, फिर दूसरे तरह के ड्राइंग वाले सिंबल्स में हुआ, और फिर विकसित हुआ शब्दों के रूप में। तो इसका मतलब कल्चर में कुछ शेयर्ड चीजें हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब ये शेयर्ड चीजें आई कहाँ से? मुझे बताया गया क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मैं मैरिड हूँ, तो मुझे कुछ सिंबल्स जो हैं वो अपनाने चाहिए। जैसे कि एक बिंदी लगा लेनी चाहिए,
या फिर सिंदूर लगा लेना चाहिए, या फिर एक मंगलसूत्र पहन लेना चाहिए, या लाल या हरी चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। तो सिंबॉलिकली आई विल रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन द सोसाइटी दैट आई एम अ मैरिड वुमन। अब जो फेमिनिस्ट वादी लोग हैं वो पूछते हैं, भाई पुरुषों के लिए क्या सिंबल बनाया, उनका कैसे पता चले कि ये मैरिड है कि नहीं है। अब सिंबल तो बनाया है नहीं भाई, पर फिर भी ये तो पता लगा ही लोगे कि ये मैरिड है कि नहीं है। जो मैरिड होगा वो अपने आप थोड़ा सिर झुका के चलेगा, उसको इतनी तो आदत पड़ी जाएगी। खैर, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं, हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, पर इस सब का बेनिफिट क्या है? आज हमारे बच्चे हमसे पूछना चाहते हैं कि भाई मैं ये काम क्यों करूं, मैं अमका फलाना पूजा क्यों करूं, उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं आपकी ये रिचुअल्स और परंपराओं को क्यों फॉलो करूं। हमारी जो हेमा फाउंडेशन की मूवी बनी है कल्चर के ऊपर, उसमें हमने यही दिखाया है कि बच्चा जो है वो बहुत सारी चीजों को क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। जनरली जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो हम उनको ये कहकर चुप करा देते, बेटा हमारे घर में ऐसे ही होता है, हमने ऐसे किया है, तुम्हें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, बस, और इससे ज्यादा कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं। चुपचाप बहन से राखी बंधवाओ, चुपचाप जो है दिवाली पर ये वाली पूजा करो, जो भी है सो है, and it is our culture and it is our परंपरा, इसलिए that's why you have to follow it। तो बच्चे तब तो मन मार के चुप हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका उनके ऊपर जोर चल रहा है, पर थोड़े दिनों बाद जो चीजें उन्हें समझ नहीं आती लॉजिकली, उनको फॉलो करना बंद कर देते हैं जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या ये बात अच्छी है? क्या कल्चर बच्चों के ऊपर इम्पोज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? इस बात पर पॉजिटिव साइकोलॉजी ने थोड़ा सा प्रकाश डाला। पॉजिटिव साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो दो चीजें समझ में आई। पहला, एक तो है, उन्होंने बोला कल्चर हमें दो चीजें देती है, स्ट्रेंथ्स एंड वर्च्यूज। कल्चर इनकलकेट्स पॉजिटिव क्वालिटीज इन अस। कल्चर का जो काम है वो यही है। तभी तो देखिए, हम जब कल्चर्ड हुए, हम जब जंगलों से मोहल्लों में, कॉलोनीज में, सोसाइटीज में, समाज में रहने लगे, तो क्या हुआ, हमारे अंदर किस तरह का रिफॉर्मेशन आया। When we say that we are cultured, तो हम एक मैनर्स हमारे अंदर आए, एटिकेट आया, हमें ग्रूमिंग आई, हमें समझ आया कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, हमें एक दूसरे को किस तरह से डील करना है। बहुत सारी चीजों में एक ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन सोसाइटी में या ह्यूमन स्पीसीज में हम देखने लगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कल्चर की वजह से आया। तो दो तरह के साइकोलॉजी में स्कूल्स बने। उन्होंने बोला कि स्ट्रेंथ्स एंड वर्च्यूज आर कल्चर फ्री। एक स्कूल ने तो ये बोला कि कल्चर से इसका कोई संबंध नहीं है, सारे कल्चर्स में ये स्ट्रेंथ्स एंड वर्च्यूज कॉमन है। तो उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया कि एवरी वन ऑफ अस वांट टू बी हैप्पी। तो बताओ इसमें कल्चर कहाँ से आया? सभी हम लोग सभी आनंदित रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। पर दूसरे स्कूल ने, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी वाला स्कूल है, उन्होंने कहा कि नहीं, कल्चर, स्ट्रेंथ्स एंड वर्च्यूज आर नॉट कल्चर फ्री, दे आर कल्चर एम्बेडेड। And some of the examples that are there in front of us कि कैसे strengths और virtues actually culture embedded है, उसके examples ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है। जैसे उन्होंने बोला कि everyone of us want to become happy। तो वेस्टर्न कल्चर में हैप्पीनेस कैसे मिलती है और ईस्टर्न में कैसे मिलती है? वेस्टर्न कल्चर का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल रिस्पेक्ट और इंडिविजुअल को केटर करने वाला कॉन्सेप्ट है।
जबकि हमारा जो ओरिएंटल कॉन्सेप्ट है, जो ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वो कलेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम कहते हैं कि हम सब मिलकर, वसुदेव कुटुंबकम, हम सब मिलकर ही खुश रह सकते हैं। अगर मैं किसी को कुछ देता हूं तो खुश होता हूं। सो गिविंग का कॉन्सेप्ट है, टेकिंग के अपोज्ड। इफ आई गिव देन आई बिकम हैप्पी, इफ आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ देन आई बिकम हैप्पी। एक बहुत ही सुंदर सी कहानी बचपन में सुनाई जाती थी कि एक बार एक परिवार था, उसमें 2 भाई थे। दोनों भाइयों में जो था बहुत डिफरेंस था स्वभाव में। एक भाई तो पैसा इकट्ठा करता था और उसने दूसरे भाई की भी जमीन जायदाद हड़प ली, और दूसरे भाई का जो स्वभाव था वो ऐसा था कि वो थोड़ा सा दानी किस्म का था और थोड़ा सा सौम्य स्वभाव का था, अपने लिए लड़ नहीं पाता था, दूसरों की भलाई में विश्वास रखता था। तो इसने क्या किया, बड़े वाले भाई ने इसका पूरा व्यापार, खेत वेत सब पे कब्जा कर लिया। तो ये बेचारा गरीब हो गया। ये किसी और के यहाँ नौकरी करने लगा, खेती पे जाने लगा। फिर धीरे धीरे इसका परिवार बना, बेटा बहू आए, सब हुआ, और उनके यहाँ सूखा पड़ गया उस एरिया में। तो ये लोग तो पहले ही गरीब थे, तो अब तो खाने के ही लाले पड़ गए। रोज घर में कुछ होता ही नहीं था खाने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं कोई चीज इनकी बिक गई, तो घर में अनाज आया, सब्जी तरकारी आई, तो दोनों घर की जो लेडीज थी, सास बहू ने मिलकर खाना बनाया और चारों लोग जो है खाना खाने बैठे। उसी समय गणेश जी इनकी परीक्षा लेने आ गए, पंडित जी का रूप धारण कर, और उन्होंने आकर बोला कि भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तो ब्राह्मण तो हमारे यहाँ देवता है, तो और उनको भूख लगी है, तो उन्होंने बोला कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए, और उन्होंने बैठाया पाटे पर, और सबसे पहले जो घर के मुखिया थे उन्होंने अपनी थाली जो है उनको भोजन की दे दी। उन्होंने खाना खा लिया, पर बोले कि मेरे को तो अभी और भूख लगी है। तो फिर जो उनकी पत्नी थी उन्होंने अपनी थाली दे दी, बोले मुझे तो अभी और भूख लगी है। तो बेटे ने भी अपनी थाली दे दी, और भूख लगी है तो बहू ने भी अपनी थाली दे दी। जो भी कुछ उनके पास थोड़ा बहुत था वो सारा उन्होंने अतिथि को अर्पण कर दिया। गणेश जी ने इतना सब खा तो लिया इनकी परीक्षा लेने के लिए, पर फिर उसके बाद थाली में झूठन बच गई। उन्होंने कहा कि भाई ये जो झूठा है मेरा, इसको कहाँ डालूं। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके तो थाली में कभी झूठा बचता ही नहीं था, तो वो कहाँ डाले। उन्होंने तो कभी ये तो उनके लिए न्यू प्रॉब्लम थी, हाउ टू सॉल्व ए न्यू प्रॉब्लम। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई हमारे बाहर आंगन में थोड़ी सी मिट्टी की क्यारी है, आप वहां पे डाल दीजिए। उन्होंने अपना झूठा जहां पर डाला, वहां पर सुबह जब बहू तुलसी को पानी देने गई तो देखा कि वहां पर एक सोने का पेड़ उग गया है, और वो चकित हो गई और अंदर घर में भागी घबरा कर और बोली कि देखो क्या हुआ, यहाँ पर तो कुछ ऐसा चमचमाता सोने जैसा पेड़ उग कर आ गया है। तो वो सब प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं कल आया था आपकी परीक्षा लेने के लिए, और आप लोगों ने मेरा इतना आतिथ्य मेरा किया, सत्कार किया, और इस वजह से ये पेड़ जो है ये रोज आपको एक सोने का फल देगा, और इस फल से जो है वो आप जो भी आपका जो दरिद्र है वो मिट जाएगा। वो लोग ने उसको स्वीकार किया, उस रोज एक फल मिलता, उससे धीरे 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 संपन्नता आने लगी। तो जो भाई था उसको ये पता चल गया कि अरे इनके यहाँ तो जो है वो गणेश जी आए थे, और गणेश जी ने इनको सोने का वो दे दिया है। तो बोले कि हम भी गणेश जी को बुलाएंगे। तो उन्होंने भी गणेश जी को कहा कि भाई आप भी हमारे यहाँ भी आइए, जब उसके यहाँ गए तो हम भी आपका सत्कार करें। तो अब इनका इंटेंशन ये था कि इनको इतना दो खाने के लिए, इतना दो कि सारा झूठा बच जाए, और जितना ज्यादा झूठा बचेगा उतना ज्यादा, हमारे तो इतने खेत है हम सारे में झूठन इनकी डलवा देंगे और सब जगह सोने का ही सोने का पेड़ हो जाएगा।
गणेश जी आए, उन्होंने बोला भाई ये तो मैं इतना सारा तो नहीं खा सकता। बोले कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा झूठा कर दो बस। उन्होंने, गणेश जी ने सब चीज थोड़ी थोड़ी झूठी कर दी और बोले अब ये झूठा कहाँ डालूं? बोले हमारे खेतों में फैला दो। तो उन्होंने अब खेतों में सारा डाल दिया। अब सुबह ये लोग रात भर जागते रहे कि सुबह सोने के पेड़ उगेंगे खेत में। जब देखा तो सुबह कोई सोने के पेड़ नहीं, सारा खाना जो है सड़ रहा है और उसमें से स्मेल आ रही है। जब ये कहानी सुनते हैं छोटे बच्चे बनकर हम, तो अपने आप बहुत सारी कल्चरल स्ट्रेंथ्स और वर्च्यूज हमारे अंदर एम्बेड होने लगती। What is it that we are supposed to do? What is it that we are not supposed to do? ये कल्चर एम्बेडेड वैल्यूज है, जहां पर हमें अपने आप पता चल गया कि अतिथि का सत्कार करने के लिए सेल्फ रिस्ट्रेंट किया, अपने आप को डिनाई किया, अपने आप को डिप्राइव किया, पर सामने वाले को हमने सबसे पहले दिया, पर उसके लिए हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। पर जैसे ही देने के साथ एक्सपेक्टेशन आ गई, उसका कोई फल हमें नहीं मिला। एलेन बटॉन, जिनका मैं अभी नाम ले रही थी, जो स्विस फिलोसोफर है, उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि ये हैव मोर की संस्कृति जो पूरे विश्व में छा गई है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे भारतीय हमारी अपनी लिविंग में भी हम ये अब देखने लगे हैं कि ये जो सिंबॉलिज्म था सेल्फ रिस्ट्रेंट का, सेल्फ डिप्राइवेशन का, उसकी वजह से साइकोलॉजिकली, मानसिक तौर पर बहुत हनन हो रहा है। और इसको हम वापस कैसे रिवाइव करें, कैसे अपने कल्चर को वापस लेकर आए। कल्चरल रिचुअल्स में बहुत ज्यादा मीनिंग है, बहुत ज्यादा यूजफुलनेस है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है, पर इसको साइंटिफिकली कैसे प्रूव करें। जब हमने आज वेबिनार स्टार्ट करा, हर बार हम स्टार्ट करते तो इसी प्रार्थना के साथ स्टार्ट करते हैं, जहां पर दीप प्रज्वलन हो रहा है और जहां पर एक प्रार्थना गाई जा रही है। जब मैंने माइंडफुलनेस का प्रशिक्षण लिया, तो ये जो हमारे रिचुअल्स है पूजा के, एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ, अरे ये तो माइंडफुलनेस के रिचुअल्स है। देखो, जब हम जोत जला रहे हैं तो हम अपनी आंखों को एंगेज कर रहे हैं, जब हम घंटी बजा रहे हैं तो अपने कानों को एंगेज कर रहे हैं, जब हम अगरबत्ती धूप बत्ती जला रहे हैं तो हम अपनी नाक को एंगेज कर रहे हैं, जब हम प्रसाद खा रहे हैं तो हम अपनी जीवा को एंगेज कर रहे हैं। अरे ये तो हम सेंसुअल एंगेजमेंट हम अपनी पूजा के रिचुअल में देख रहे हैं। तो हम जो रिचुअलिस्टिक वे में करते आ रहे हैं, उनमें कोई साइंस भी छिपा हुआ है, ये कैसे पता लगाएं? इसको पता लगाने के लिए कल्चर को कम्युनिकेट कैसे करें, इसको सीखना पड़ेगा। कल्चर में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारे अनएग्जामिन्ड अजम्पशंस हैं, जहां पर हमने साइंटिफिकली एग्जामिन नहीं किया, बस एक्सेप्ट कर लिया, बिलीव कर लिया। और जो अनएग्जामिन्ड है, क्योंकि हमने ही एग्जामिन नहीं किया, तो हम सामने कैसे उसको बताएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, तो इसलिए हम सामने भी नहीं दे पाते। दूसरी प्रॉब्लम ये है, और ये मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा है, केवल कल्चर के क्षेत्र में नहीं, कि अगर हम बहुत ज्यादा रिजिडली कल्चर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। Some small adaptations should be allowed. Like for example, जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारी जो दादी है वो बोलती थी कि रोली लाओ, चावल लाओ, ये लाओ। अरे माँ, रोली तो है नहीं, खत्म हो गई, कोई बात नहीं, हल्दी लिया। So adaptations, flexibility, allowing for change, अगर ऐसा किया तो हम अपने कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रेंट्स में भी ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को फॉलो कर पाएंगे। नहीं किया तो भाई अब है ही नहीं तो क्या करें, फिर पूजा ही कैंसिल, फिर अगली बार से हम करेंगे ही नहीं इसको। तो ये दोनों चीजों को समझने के लिए मैं आपका 5 मिनट इस डायग्राम पे
ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ. I'm going to share my screen and draw this for you. How to communicate culture to our next generations. I hope that you are able to see my screen. Yes, Dr. Chini. Okay, so ये मेरा फेवरेट विषय रहा है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर एरिक बर्न. और इसके मैं बहुत क्लासेस भी लेती हूँ, साइकोलॉजिस्ट के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी. इसमें उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो माइंड है, इट इज जस्ट लाइक एन अलमीरा जिसकी 3 शेल्फ्स हैं. और इन शेल्फ्स में रखे हैं हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार. ये तीनों शेल्फ्स के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स एक दूसरे से भिन्न हैं. भिन्न कैसे हैं? यहां पर जो थॉट्स हैं और फीलिंग्स है और बिहेवियर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ तो कंसिस्टेंट है, पर सेकेंड शेल्फ में दूसरा सेट है. There is another set of thoughts, feelings and behaviors. Similarly, in the third shelf, there is yet another set of thoughts, feelings and behaviors. तो उन्होंने बोला कि हमारा जो माइंड है, उसमें जो अपर शेल्फ है, इसमें वो वाले थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स हैं जो हमें डायरेक्टली अपने पेरेंट्स या पेरेंट लाइक फिगर्स से मिले. They have told us to think like this, to feel like this, to behave like this. So for example, all of us have been told to take a bath every morning, to brush our teeth every morning, to wear washed and clean clothes every morning. Maybe in our houses there is a culture of having a healthy breakfast or a heavy breakfast in the morning. परांठे खाना है, सुबह तो बेटा परांठे, दूध, दही, छाछ खा के ही जाना है घर से. दोपहर में भले ही लंच लाइट ले लो. कुछ घरों में कल्चर है कि सुबह में फ्रूट्स खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, जूस पीते हैं. There is a culture which has been given to us by our parents. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर मैं इसमें क्रिएट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के सामने कि ये कैसा है. हमारे पेरेंट्स को किससे मिला? उनके पेरेंट्स से. उनके पेरेंट्स को किससे मिला? उनके पेरेंट्स. उनके पेरेंट्स को किससे मिला? उनके पेरेंट्स से. ऐसे पीछे 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 जाते जाएंगे तो हम गुफाओं में पहुंच जाएंगे. तो देखो, आज मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपने बेटे को बोल रही हूं कि बेटा ये दलिया खाओ, ये पौष्टिक होता है, इसको अभी खाना ही है. देयर इज नो एक्सक्यूज. दूध दलिया अपना फिनिश करो. यही मेरी माँ ने मुझे बोला था, यही उनकी माँ ने उनको बोला था, यही उनकी माँ ने उनको बोला था. और जब गुफाओं में पहुंचे तो पता चला एक पत्ते पहनी हुई दादी है हमारी, जो लकड़ी की कढ़ाई में दलिया बना रही है और बोल रही है ये पौष्टिक है, इसको खाना ही पड़ेगा सबको. ऐसे कर कर के वहां से ये कल्चर आज तक हमारे बीच में जिंदा है. और इसीलिए मैंने कहा इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनएग्जामिन्ड है, अनएग्जामिन्ड असम्पशंस है. तो हमारे माइंड का जो दूसरा शेल्फ है वो हमारा लॉजिकल रैशनल माइंड है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारा, जो हमको क्या कह रहा है? Is it logical? It is. So parent shelf में it is telling and we are accepting. But in this shelf we are asking. क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या कोई एविडेंस है कि दलिया खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए? तो फिर अब हम जो है अपनी खुद की अडल्ट सोच से काम ले रहे हैं. तो फिर हमने बोला कि नहीं, ये बेकार की बात है, इससे कुछ नहीं होता. दलिये में सिर्फ वो है, फाइबर है, वो तो दूसरी चीजों में भी मिल जाता है. इट्स नॉट नेसेसरी टू इट. एंड वी डिस्कार्डेड इट. और वी थॉट दैट हाँ इसमें कुछ है,
तो वी एक्सेप्टेड इट, मतलब हमने पहले उसको एग्जामिन किया, फिर एक्सेप्ट किया, फिर अपनी लाइफ में इंटीग्रेट किया। एग्जामिन करने के बाद अब तीसरी चीज जो है वो है हमारी अपना चाइल्ड की तरह बिहेव करना। हमारे अंदर एक जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस की इच्छा हमेशा रहना। So that is our child which is there in us. ये जो चाइल्ड है ये दो तरह से काम करता है। एक तो जिन कल्चर्स को आपने फन बनाया, जिन कल्चर्स को आपने जॉयफुल बनाया, उनको हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो आज भी हमारे बच्चे और कोई त्योहार मनाए ना मनाए, पर होली के दिन सुबह पिचकारी लेकर तैयार हो जाते हैं। रंग लगाऊंगा, सबको रंग लगाऊंगा। रंग नहीं दोगे तो पानी पिचकारी में भरकर और वो खेलना शुरू कर देंगे। तो होली कहीं नहीं जाने वाली, होली हमेशा रहने वाली, बिकॉज यू हैव इंक्लूडेड जॉय एंड फन इन इट। एंड द अदर थिंग that is there is adaptability. Some of us, we have ingrained that culture in us so much that we want to be with it. We don't want to discard it. अगर हमने उसको discard किया तो हमको insecurity होती है। हम अपने culture के साथ, अपनी परंपराओं के साथ safe feel करते हैं, as if there is some guardian looking after us. और हमारी जो पारंपरिक कथाएं हैं उनमें भी ये कहा जाता है कि अगर आपने ये किया तो ये होगा, इसका ये फल मिलेगा, उसका ये फल मिलेगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा फियर एलिमेंट भी उसके अंदर है, सो दैट वी कैन ओबे इट, फॉलो इट, जो हमारे चाइल्ड को टारगेट कर रहा है। अब इसमें दो मुख्य प्रश्नों का हल हमें इस डायग्राम में मिलेगा। अगर आप अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप प्रवचन के रूप में अपनी जनरेशन्स को भाषण देते रहो, बोलते रहो, ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो होगा ही, ये तो होगा ही, ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहा है। बट दिस टेलिंग इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। बहुत सालों तक चलने वाली ये है नहीं। तो फिर क्या करें? जनरली पेरेंट्स मतलब जितने भी ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, वो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो नाराज हो जाते हैं। अपनी सास को क्वेश्चन करके देखना कि मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा तो क्यों हम तो नहीं करेंगे। फिर देखना क्या होता है। दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स एंड दे डोंट वांट टू एनकरेज क्वेश्चंस। They just want to impose, they just want to instruct. It is there because they have not themselves examined it. My appeal to this generation of parents is, आप कम से कम examine करो अपने culture को unbiased way में. Find out the research-based values of the strengths and virtues that your culture is inculcating in your children. Believe in it with conviction and encourage asking. When you can have that kind of conversation with your children around culture, then there are fair chances that they are going to follow it. And if they follow it, naturally they are going to get benefited out of it. Because as I said in one of my slides, culture हमें जमीन दे रहा है पैर रख के खड़े होने के लिए. It is giving us a foundation to stand on. And I'm not saying this. The research in psychology is saying this. Culture is giving us that discipline कि हमें रोज सुबह उठ के ये प्रश्न अपने आप से नहीं पूछना पड़ रहा, why am I brushing that teeth? It is a ritual I'm following. Whether I'm a 2-year-old child or a 20-year-old adult or a 40-year-old middle-aged person or a 60-year-old man.
It is ritual I'm following and I'm naturally getting benefited out of it. But if your child wants to ask, why not have a conversation about it? If it is a good habit that you want to form, हम क्यों उसके बारे में चर्चा करने से शर्माएं? हम पहले अपने आप को एजुकेट करें और उसके बारे में उसकी चर्चा भी करें। और तीसरी बहुत मुख्य बात, फियर एलिमेंट की बजाय फन एलिमेंट को अपनी संस्कृति में ज्यादा जगह दें। जैसे करवा चौथ के बारे में हम ये कहते हैं कि अगर तुम व्रत नहीं रखोगी तो तुम्हारा पति मर जाएगा। अगर तुम जो व्रत नहीं रख रही हो तो तुम पतिव्रता नहीं हो, यू आर नॉट अ पतिव्रता लेडी। फियर एलिमेंट। अब वो बेचारी भूखी है, भूख लग रही है सुबह से लेके शाम तक, पता नहीं किस किस को अंदर के अंदर मन में गाली दे रही है, कोस रही है और व्रत रखे जा रही है। जब हमने मूवी में दिखा दिया कि काजोल शाहरुख खान के लिए व्रत रख रही है और करवा चौथ में डांस हो रहा है और खूब सज रही हैं और मेहंदी लगा रही हैं, और नाउ करवा चौथ हैज बिकम पॉपुलर अमंग्स लेडीज ऑल ओवर द इंडिया। जो लोग घरों में नहीं भी मनाती थी वो भी अब करवा चौथ मनाने लग गई, और उसके ऊपर एक और उनको फन एलिमेंट दे दिया कि भाई ऐसा है करवा चौथ यू विल बी पैम्पर्ड। So now they are getting pampering, सुबह से लेके शाम तक सारे पति ससुर सास सब पैम्परिंग कर रहे हैं उसकी, और रात को बोले तुम्हें आज खाना नहीं बनाना है। वाह, इससे अच्छी क्या बात है। अब आया करवा चौथ में मजा। जब हम अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को अपने दिल से अपनाएंगे तब जाके वो रह पाएंगे, अदरवाइज विलुप्त हो जाएंगे। कई बार करवा चौथ के बारे में मुझसे लोग पूछते हैं, हर त्योहार के बारे में पूछते हैं कि ये क्यों मनाते हैं, ये क्यों नहीं मनाते। भाई करवा चौथ तो बड़ा एंटी फेमिनाइन है, व्हाई ओनली लेडीज शुड प्रे फॉर मेंस दिस थिंग। मेरा पहला जवाब ये होता है, पता नहीं पति को क्या फायदा होगा या नहीं होगा, मेरा तो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा करवा चौथ रखने। तो पति की उम्र का तो बहाना है, मैं तो अब उम्र अपनी खुद की बढ़ा रही हूं। इट इज हेल्दी फॉर मी। इफ आई कैन फाइंड आउट अ लॉजिकल रीजन इट बिकम्स ईजियर। इट्स नॉट दैट कल्चर को जबरदस्ती आपको थोपने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि करवा चौथ रिडंडेंट है या इसका कोई मतलब नहीं है, यू शुड हैव अ चॉइस नॉट टू फॉलो इट। मेरे ससुर जी इतने बड़े रिलीजियस स्कॉलर थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने अपने जीवन काल में 70 किताबें लिखी, पर जब मैंने करवा चौथ का व्रत पहली बार रखा तो उन्होंने मुझे बुला के डांटा। उन्होंने मुझे कहा कि कोई जरूरत नहीं है इस सब भूखे रहने की, भूखे रहने से कभी किसी की उम्र नहीं बढ़ती। तुम जो हो अपने आप खूब अच्छे से खाओ पियो, नहीं रोटी अनाज नहीं खाना है तो फल फूल खाओ, दूध पी लो। And so in our house करवा चौथ has never been a strict ordeal because हमारे बड़ों में ये समझ है। जब हम साइकोलॉजी में जाकर इन रिचुअल्स का इंपॉर्टेंस देखने लगे तो हमें पता चला जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के 24 वर्च्यूज डिफाइन किए गए वो सारे के सारे हमारे कल्चर में निहित है। विदुषी से रिक्वेस्ट करती हूँ जरा पीपीटी चलाएं लास्ट की, आपके 10 मिनट और लूंगी बस। लास्ट a few slides, last slides please. yes यहां पर आप रुक जाइए। तो हमारे कल्चर ने हमें सिखाया ग्रैटिट्यूड, जो अब हम ग्रैटिट्यूड थेरेपी के रूप में साइकोलॉजी में देख रहे हैं। आपको अब साइकोलॉजिस्ट बताएंगे मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। रात को आप पूरे दिन में जितने लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया उनके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए।
which was already very much a part of our culture. Next. We already talked about this in the last 3 webinars by me, by Dr. Nagpal and by Dr. Vijayam Ravi, cleanliness and hygiene. हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इसका प्रचलन रहा है. हर रिचुअल में क्लीनलीनेस और हाइजीन को एस्टैब्लिश किया गया है. नेक्स्ट. फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द रिचुअल्स ऑफ पूजा. चाहे वो कोई भी रिलीजन की पूजा हो, उपासना हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की हो, चाहे वो इस्लाम की हो, चाहे वो हिंदुइज्म की हो, हर पूजा में हमें पेशेंस, फोकस, कंसंट्रेशन के हैबिट्स को, क्वालिटीज को इनकलकेट करने का मौका मिलता है. नेक्स्ट. सेल्फ रेगुलेशन, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस. नेक्स्ट. डिसिप्लिन, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस. नेक्स्ट. One more thing is, हमारा कल्चर हमें सिखाता है other centeredness, which is now a hallmark of good mental health. Are you able to keep others' interests in front of your own? ये other centeredness जो है, दूसरों के बारे में सोच पाने की क्षमता, ये ही हमें ह्यूमन बनाती है. अगर ये ना हो, अगर एम्पैथी और कंपैशन की क्वालिटीज ना हो, तो फिर हम ह्यूमन हैं ही नहीं. Then we are not even any better than any other animals sprawling on this earth. Other centeredness जो है, उसको इनकलकेट करने के लिए हमारी संस्कृति में आज हम इसके बारे में सोच रहे हैं, आज इसके बारे में कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं. मैंने एक अपने वेबिनार में बताया था कि हमारे यहाँ हर वो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जो भी चीज हो जो हमें देती है, उसको हम देवता कहकर और हम उसकी पूजा उपासना करते हैं. हम अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को, सबको प्रणाम करते हैं, अपनी प्रकृति को ही भगवान मानते हैं. ये हमारी अदर सेंटर्डनेस की क्वालिटी है जो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हमारे अंदर इनकलकेट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड सो फॉर कम्युनिकेटिंग द कल्चर, दीज आर द 4 थिंग्स दैट वी शुड अंडरस्टैंड. क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग, add an element of joy, and make your culture adaptable, not rigid. With this, I hope I have been able to communicate some of the things about psychology within our culture. Thank you so much. Thank you so much, Chinu ma'am. और आज के वेबिनार को हम आगे बढ़ाते हैं. हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में जिन बच्चों ने पूर्ण मनोयोग के साथ, रुचि के साथ सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर उसे कंप्लीट किया और ऐसे ही सिलेक्टेड 5 बच्चों हमेशा वेबिनार में प्रोत्साहित करते हैं. आज के सिलेक्टेड 5 बच्चों के नाम इस प्रकार हैं. राज पांडे, 5th स्टैंडर्ड, प्रभुदा वीणा वंदनी ज्ञानपीठ, सिलवासा. श्रेया गहलोत, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2, नीमच, मध्य प्रदेश. रघुवीर शर्मा, 8th स्टैंडर्ड, रामरत्ना विद्या मंदिर स्कूल, भाईंदर, मुंबई. हिमांशी चौरटिया, SYB फार्मा, DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मेसी, मुंबई. चिन्मयी चैतन्य अलंकर, 9th स्टैंडर्ड, ध्रुव ग्लोबल स्कूल, पुणे. ये थे हमारे 5 बच्चे और मैं इनवाइट करती हूँ चिन्मयी चैतन्य अलंकर को कि हेम वर्च्यूज में पार्टिसिपेट कर. आपको कैसा लगा? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस. चिन्मयी. Good evening, everyone. First of all, I'm very grateful to the Hem Virtues Foundation for organizing this felicitation and giving me a chance to express myself. It fills me with pride to be a participant of this activity. I feel that Hem Virtues is a step towards inculcating values within the children
And indeed, this is a unique idea. But what's more appreciable is their approach. All these values, which have been formulated in forms of lessons, give it a school-like feeling, so making it look familiar. In my experience, I thoroughly enjoyed learning the virtues. The colorful portal made the appearance very friendly. The videos and the quizzes added to the fun, and the games were absolutely interesting. In this way, I felt like the journey was already filled with beautiful colors and directions. All I had to do was walk over the path and enjoy its every aspect. Thus, till now, I have been very satisfied with the Hame Virtues Foundation's work and look forward to it in the same way. All present here, I would like you to motivate your school children to register and enjoy this colorful journey that Hame Virtues has created for us. Thank you. थैंक यू सो मच चिन्मयी। और अब मैं इनवाइट करती हूँ हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह को कि हमारे हेम वर्चुअस लर्निंग रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को आप मोटिवेट करें। नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को। The girl who was speaking, I have two words for her. One is, of course, congratulations, fantastic on getting yourself enrolled on the national level. All 5 children who have really got their names registered at this level. बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरी बात, from entrepreneurs मैं एक बात सुनता हूँ कि सर सबसे इम्पोर्टेंट बात किसी भी बिजनेस के लिए होती है कि end user should be satisfied. And now that child was saying that I had thoroughly enjoyed. So this approves the kind of, you know, when the Hema Foundation was working on Hame Virtues, there were lots of brainstorming whether we are able to produce a product which can really meet the values and the academic needs. Lot of brainstorming has gone into it. और जब ऐसे छोटे छोटे बच्चे आकर कहते हैं कि I thoroughly enjoyed it, it really relieves us. So I am willing to use word thanks more rather than congratulations. इस तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहें, वैल्यूज इन एकेडमिक्स को आगे लेके चलते रहें, हेमा फाउंडेशन के साथ में जुड़कर इस कल्चरल रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते रहें। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर नागपाल। और बिना समय गंवाए अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर अरुण जी को। आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र एवं सीबीएसई स्कूल में बतौर प्रिंसिपल और शिक्षक 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य कोच, शैक्षिक सलाहकार, ट्रेनर और लेखक हैं। आप प्रिंसिपल के रूप में वर्षों से प्राप्त ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को लर्नर सेंट्रिक गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को परामर्श प्रदान करते हैं। आप एक द्विभाषी ब्लॉगर और कवि हैं। आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में माहिर हैं। आपने कई आर्टिकल और ब्लॉग्स भी लिखे हैं। आप कविताओं का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी करते हैं। आपने विकिपीडिया पर 10 आर्टिकल और 900 एडिट लिखे हैं। एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में आप स्कूलों, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विभिन्न शिक्षार्थियों के लिए कोर्स डिजाइन करते हैं। आप छात्रों को संचार और सॉफ्ट कौशल हासिल करने में मदद करते हैं जो नौकरियों के लिए इंटरव्यू में उनकी सफलता के लिए बहुत आवश्यक होती है। आपको स्कूलों में अंतरराष्ट्रीय शिक्षण के एकीकरण का नेतृत्व करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल द्वारा 2017 से 2020 और 2020 से 23 के अंतरराष्ट्रीय स्कूल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं सर, और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। रेस्पेक्टेड डॉक्टर अरुण जी। Thank you, Mrs. Maheshwari, for giving such a long introduction. I think I believe I don't deserve all such things. And yes, I feel honored that I've been invited here as a guest for this webinar. I felt very happy listening to all of you and organizing an event online in this manner, in such an organized manner.
I feel very happy and I feel privileged that way. The topic itself, I must thank Dr. Agrawal also, Chinu Agrawal. Her presentation was fantastic. I had certain reservations. Generally, you know, the moment they say about culture, then starts the imposition also, and then you just have to follow blindly that your culture is the great and you must follow it blindly. So I appreciate the way Madam has defined culture, has given the presentation on culture. And not only that, she also, the way she presented about the human mind and the three layers, it was learning for me. First time I came to know about even that. As far as culture is concerned, I personally believe, and I think, I don't know, but I feel that culture is a dynamic thing. And it is just like, it's something like a flowing water, like which is that of a river or a stream rather than of a pond. And it changes with the changes that take place in the society. If we, and of course we have, and culture gives you the shared elements, which is very, very true, which the elements will include many things like knowledge, skills, beliefs, arts, literature, customs, rituals. And yes, I feel they change also, and they change. What about the pace of change? I think the pace of change earlier, 50 years from now, the pace was quite consistent. Actually, the pace was consistent as far as the change is concerned. And I'll give you an example of my own example. I was a child in the 60s or the 70s, probably. Yes, not probably, yes. So I was brought up, I was born in a joint family of 70 people, and many of my generation were like that only in the village. And in the school, we used to, discuss, the teacher would give the topic, the differences between the joint family and the nuclear family. And as a child, I used to wonder, what is this nuclear family? How would people live in that? Because I couldn't even imagine what nuclear family shape would be at that time. And it was uncommon for me when I was a child. And now we see, this is just one example of family. And so the family changed from joint family to nuclear family. Now single parent family also has come. So this is one major change. Now, what are the other changes which I have observed? India was more an agrarian society earlier, and probably joint family was an outcome of that. Industrialization had not taken place so much as it was there in the West, probably. I think not probably, it is one of the reasons. And as industrialization started taking place, of course, in India, it is quite slow. Like manufacturing industry is still to become, it has not come in the full shape yet. Service industry in India is, of course, better and better. So that is there. And with the other changes coming like internet and then mobile now, like smartphone now, you have the computers in your pockets and you're connected, and you're connected with the globe. So on the one hand, you're sitting in your room and you're with your parents, with your relatives, and on the other hand, you're talking to somebody in some other part of the world. All these naturally will influence the behavior, and the culture will change. And then the questions, as Dr. Agrawal was saying, would surely come to the mind, whether why should I do this and why should I do that? So blindly asking children to follow them blindly is not the solution. And she has rightly said that they have to be shown the logical way. Logically, you have to tell them, yes,
And very interesting examples she has given, even of the puja, of using the, lighting the diya or whatever, all these. So how they are related to different senses, no doubt. So I feel that yes, culture is something which is subject to change, and it is dynamic, and we have to accept the change also. And of course, the good things have to be carried on, and we have to tell our children. I'll give you one example, ma'am, of even brushing the teeth, which you are repeating, and which is very interesting, because it's a habit that we form in the childhood, and we are being told that we should follow, and we follow, and we must follow. Of course, cleaning of teeth is very important. But I changed my behavior as far as cleaning is concerned, myself. When I talk to the doctor says that, the dentist says that you should brush your teeth in the night before you go to the bed after dinner. And once you have brushed your teeth after dinner, then what is the use of brushing it in the morning before breakfast? There is no point. So instead, you should brush your teeth after breakfast to break the continuity of the bacteria, because bacteria becomes active after you take food only. So better you do it after breakfast or after some meal or something like that. So maybe I have brought some change in my habit. So there are so many other things also. So, but I must say it was a revealing presentation by you, and I also feel happy I am here in a program of HEMA Foundation, which is doing a fantastic work. One more thing, yes, I must congratulate all the children who have been felicitated right now. And the one child who came here, she herself is an example. When she said that she enjoyed acquiring the values. And I'll just take a minute about education. I think education has three aspects. It imparts values, it imparts knowledge, it imparts skills. These are the three important things: values, knowledge, and skills, which a child or which a learner is expected to acquire. But out of these three, the most important aspect, I think, and we all must agree, is values. Because a person having low values and high skills and knowledge would be a potential danger to the society. And a person with high values and low knowledge, I mean, that's what I'm saying. If knowledge and skills are high, if somebody is having high knowledge and somebody is great in knowledge and skills, and the values are low, then that person would be a potential danger. And on the other hand, if the values are high and the other things are low, then they can be acquired. Knowledge and skills can be acquired at any stage of life, even later. Values cannot be. Values can be acquired only in the childhood. Later, it is difficult. It is not possible. An example of an engineer, a very skilled engineer having low values, can create bridges which can fall. And even if he has the knowledge, he has the skills, he will do it deliberately, or she will do it deliberately. So all these are there. So I think that way the foundation is doing a fantastic job. And the aim of the foundation, I have come to know, is to impart values. And not just to impart values, because value education, otherwise in schools, when you say that this period is for value education and the children start taking doses of sleep, that should not be there. It should be enjoyable, it should be activity oriented. And there are so many teachers and principals. I must, give my wishes to all the educationists who are here from all the different parts of the country. And that is, it's a galaxy of educationists you have assembled, and that's great about the program.
And so with these words, I'll stop and then I'll end my, speech. Thank you so much for inviting me. Thank you so much, Arun sir. Thank you so much for your guidance. We are feeling honored and blessed that you are here. Thank you so much. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार के विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय श्री शिशिर प्रसाद जी को। आप उड़ीसा के बरगढ़ की विकास रेजिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आपकी स्कूल उड़ीसा की सबसे बड़ी स्कूलों में से एक है। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 27 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आपने IIM बैंगलोर से रणनीति प्रबंधन और नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपने CBSE द्वारा एडवोकेसी इन एडोलेंस एजुकेशन प्रोग्राम में और कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन की मॉनिटरिंग और मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप CCE के स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक पहलू में CBSE के मास्टर ट्रेनर के रूप में संसाधन व्यक्ति रहे हैं। आप 2010 से CBSE से जुड़ी हुई स्कूलों का CCE में जांच और मार्गदर्शन करते हैं। आप ओडिशा के बरगढ़ के CBSE के शहर समन्वयक हैं। आप 2016 से सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स पश्चिमी ओडिशा संबलपुर के चेयरमैन हैं और आप इसी संस्थान के वाइस चेयरमैन और संस्थापक सचिव भी रह चुके हैं। आप ओडिशा की विकास ग्रुप ऑफ CBSE की 12 स्कूलों में और सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स पश्चिमी ओडिशा संबलपुर की 40 स्कूलों में शिक्षकों का वार्षिक ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण करते हैं। आपको साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा 2008, 2009, 2010, 2015 और 2016 यानी कि 5 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपकी गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं सर और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। रिस्पेक्टेड श्री शिशिर प्रसाद जी। Thank you, ma'am, Maheshwari ma'am. And it's a wonderful time. I have been associated to this wonderful group of the people. Right, I'm very much thankful to Chennu ma'am just to giving me an opportunity to be here. It's a great honor to be a part of this occasion today. And I think it is the first time you have started the psychology and its influence in the education of, as well as the culture and the vice versa. And it's the first thing that happened. It's a cycle and series of such things will be, and I'm proud to be here, the beginner part here and joining here. I have been already a fan of Chennu ma'am because she has been a great orator as well as a trainer and has been to my place also. She once had been to my place, and because when I saw her having one of the occasions there in Sohoda School Complex National Conference, I felt she is the right person to be a part of our teachers' orientation and the students' guidance as well. So I invited her one of the occasions, and she had been a trainer also, and she has been already giving a lot of things to us. Whenever I need, I consult with her, and I'm proud to be here as today's discourse. What she has, it is wonderful. And recently, ma'am, it's a very good coincidence that recently I was having my 150 teachers and discussion that because it's a time now, people are criticizing about India's culture. There are a lot of fallacies there in the world. They talk it nonsense. It's my country is having a rich and varied culture. I'm proud of my country, and somehow whatever the students are disconnected to us today, but we are in a very beautiful thing that online classes are going on. We must encourage our children and give it the things that what a culture we have it, you know. It's that I was thinking, and my teachers have been also, we had a brainstorming session, how to impart. Whatever you teach by the end, you must give it the identification. Every day, some examples of Indian culture must go to the students, right? Because I've been hearing the chief guest, we are still agrarian. Our culture is agriculture, you know. We are born in agriculture, we die in agriculture, we grow in agriculture, and our culture is, our festivals are based on agriculture. Our culture is agriculture. That is the great cultural heritage we have in the world today. And we have a lot of cultural, cross-cultural, you know, what do you call, similarities. Some of the, we have becoming friends with the world community today because of our culture. You know, we go to there
And we must thank our Prime Minister for putting everywhere Indian culture. That ma'am was telling, Vasudhaiva Kutumbakam. That's what is our identification. And we don't believe in individual growth. We believe in growth with sabke saath hamara vikas hona chahiye. That is what the culture. And this must go to our children. I was very much happy to hear that a child, she was saying Chinmay, wonderful children we have in our schools. And our teachers must give this Shishir sir? Somebody has told, but it has to be validly presented with the children, right? That is to be done. And I believe it, all these things. And I got a solution, what ma'am was telling, how to put in there in the minds of the children. It's wonderful to learn it there. I got it, the very good message. And what else is that I believe in all those things. As a big school, I have a lot of group of schools. We have almost 16 schools at present, out of them 12 affiliated schools to CBSE, and almost 6,000+ children in there. And we are as a school, as ma'am knows it, that we work together. And that is our culture also as well. And as why I tell it that our culture is agriculture, because I am here in this part of Odisha. It's based on totally agriculture wealth, and whatever the urbanization is now going on also because of agricultural things and allied activities only. So, and our children come from that kind of background. And what is that whatever some of the Western cultures they have adapted, but they find it very embarrassing when they adapt them, and they are confused. And at last they become frustrated after the Madam, he has some network issue. Please be continue. Yeah, we can't hear him. Yes. Rita madam. थैंक यू सो मच शिशिर सर. शायद हम लोगों को आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहे हैं. वंस अगेन थैंक यू सो मच. और अब हम चलते हैं समापन की ओर, और मैं आमंत्रित करती हूँ हिमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे आज के वेबिनार में पधारे हुए सभी हमारे गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का, सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करें. नमस्कार. आज की परिचर्चा यानी जीवन मूल्यों की यात्रा के 7वें पड़ाव में संस्कृति और उससे जुड़े मनोविज्ञान में आप सबके सहयोग और समर्थन के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद संप्रेषित करता हूं. हमारी ट्रस्टी आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर चीनू जी ने हमें बताया कि कल्चर को अनबायस्ड वे से एग्जामिन करें एंड बिलीव विद कन्विक्शन और उसको इंकरेज करें. संस्कृति को अदर सेंटरनेस के साथ अपनाएं और उससे होने वाले फायदों को आपने हमें अवगत कराया. आपका मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं. आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अरुण जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कल्चर इज अ डायनामिक थिंग लाइक रिवर. और आपका ये विशेष रूप से आग्रह रहा कि एजुकेशन इम्पार्ट्स वैल्यू, नॉलेज, स्किल, बट आउट ऑफ दैट वैल्यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री शिशिर प्रसाद जी ने बताया कि टू इंटायर वर्ल्ड वी बिकम फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ आवर कल्चर. आप दोनों की गरिमामय उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं. हमारी प्यारी बेटी चिन्मयी अलादन करके आनंदित शब्दों ने हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया है. इसके साथ ही आप सभी गणमान्य अतिथिगण, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए आपके इसी तरह के सहयोग की प्रार्थना करता हूं. धन्यवाद.
पुनश्च आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार और सभी को मेरा प्रणाम। 9 जीवन मूल्यों को उद्देश्य बनाकर आरंभ की गई इस महायात्रा के सप्तम पुष्प की द्वितीय कड़ी का विषय है द कॉर्पस ऑफ इंडियन कल्चर, जिसे आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता डॉक्टर नागपाल सिंह। अगले बुधवार 16 दिसंबर समय ठीक 5 बजे से द कॉर्पस ऑफ इंडियन कल्चर। और अब हम आज्ञा लेते हैं इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का अपेक्षित सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं सदैव सदैव मस्त रहें। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।